मेरी 5वीं तक की पढ़ाई हरियाणा में हुई, 5th क्लास तक की। हरियाणा का एक ज़िला है सिरसा। सुबह सुबह 5 बजे उठकर साइकिल पर वो ब्रेड बेचने के लिए जाता था मैं। और मेरा स्कूल में पढ़ने का क्या उद्देश्य था? मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मुझे फर्स्ट आना है। भाई टॉप 3 के बारे में बात थी तो मेरे पापा ने मुझे बोला था बेटा तू फर्स्ट का टारगेट रख, तो 3rd तक तो तू आ ही जाएगा, तो अपने को पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो बस अब हम तो उस दौर से थे जहाँ पर लोगों को ये भी नहीं पता था कि IIT और ITI में डिफरेंस क्या है। किसी को बताओ ना IIT की तैयारी कर रहे हैं तो वो हंसेगा। मेरे मन में नहीं था कि मुझे IIT में जाना है या ये करना है। मेरे को तो ये था कि भाई मैं इतना लायक बन जाऊँ कि कम से कम 10,000 रुपये महीने की सैलरी कमा लूँ। इसलिए मैंने तैयारी करी। मैं बहुत ईमानदारी से बताऊँ बेटा, तो मैं दिन भर सिर्फ पढ़ाई करता था। मेरे पास में पढ़ाई करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। मैं यूँ कहूँ कि काम नहीं था, ऐसा नहीं है, काम तो मेरे पास भी बहुत सारे थे, डिस्ट्रक्शंस तो मेरे टाइम पर भी बहुत सारे थे। भाई हमारे टाइम पर मोबाइल फ़ोन नहीं होता था तो क्या हुआ, टीवी तो होती थी, केबल कनेक्शन तो होता था। हाँ, तुम्हारे पास में मोबाइल है, सेल फ़ोन है, इंटरनेट है, हमारे पास में वो नहीं था। तुम्हारे पास में गर्लफ्रेंड्स हैं, उनके साथ में ब्रेकअप है। हमारे टाइम पर ब्रेकअप वाली तो बात थी नहीं, गर्लफ्रेंड ही नहीं होती थी दूर दूर तक, तो ब्रेकअप वाला मसला तो नहीं था। लेकिन हमारे टाइम पर भी डिस्ट्रक्शंस थे। हमें डिस्ट्रक्शंस किसके थे? हमें खेल के डिस्ट्रक्शंस थे। हमें क्रिकेट खेलने जाना है, किसी को फुटबॉल खेलने जाना है, ऐसे ही गपशप करने में टाइम निकल जाते थे। मतलब 2-2 3-3 घंटे तो दोस्त के घर पे गए तो उसके दरवाजे पे खड़े खड़े 2 घंटे निकल गए बात करते करते। और आज लगता है राम जाने में ऐसी कौन सी बात करते थे कि हम 2-2 घंटे गेट पे खड़े, मेरा दोस्त आया है तो वो मेरे दरवाजे पे 2 घंटे खड़ा है, मैं उसके घर पे गया हूँ तो मैं 2.5 घंटे से खड़ा हूँ। मालूम पड़ा कि बात करते करते इतना लेट हो गया कि उसकी मम्मी ने खाना खिलाकर भेज दिया। तो डिस्ट्रक्शंस हमारे टाइम पर भी थे, वो डिस्ट्रक्शंस आज के टाइम से डिफरेंट थे। पर मैं तुम्हारे प्रश्न के जवाब पर आऊँ तो मेरे पास में पढ़ाई करने के अलावा और कोई चारा था नहीं, क्योंकि मैं जिस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड ही मेरा ऐसा था। मैं बहुत इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड एरिया से हूँ, बहुत ही बैकवर्ड एरिया से। मेरी 5वीं तक की पढ़ाई हरियाणा में हुई, 5th क्लास तक की। हरियाणा का एक ज़िला है सिरसा। वो गोपाल कांडा का तुमने नाम सुना हो, बाबा राम रहीम का नाम सुना हो, तो वो उस ज़िले से हूँ मैं। और उसका भी एक छोटा सा कस्बा, हमारे यहाँ पिंड बोलते हैं, पिंड रानिया, तो मैं वहाँ की पैदाइश और 5वीं कक्षा तक मैं वहीं पढ़ा हूँ। और 4th-5वीं कक्षा में तो मेरे ताऊजी के बेटे की दुकान थी, कन्फेक्शनरी की दुकान, वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब खाने पीने की बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक की उनकी दुकान थी। 4th-5वीं कक्षा में तो मैं उनकी दुकान पर बैठता था। मतलब एक तरह से देखा जाए तो दुकान का नौकर था मैं, सच बता रहा हूँ मैं। वो भले ही मेरे भैया हैं वो, लेकिन मैं उनकी दुकान का नौकर ही था। सुबह सुबह 5 बजे उठकर साइकिल पर वो ब्रेड बेचने के लिए जाता था मैं। तब मेरे को साइकिल चलाना भी नहीं आती थी, और इतनी बड़ी बड़ी साइकिल, आज तो बड़ी स्टाइलिश साइकिल्स आ गई हैं, मेरे पास तो साइकिल भी कैसी थी, वो बड़ी वाली साइकिल। मतलब मेरे भैया ने कभी साइकिल नहीं चलाई होगी, पर मुझे वो साइकिल से भेजते थे ब्रेड बेचने के लिए। वो बोपू रहता, बोपू पौ पौ पौ, जानते हो कि तुम लोग, तो वो बजाकर सुबह सुबह पैदल पैदल साइकिल लेके जाता था। और ब्रेड ले लो, ब्रेड ले लो, ब्रेड ले लो, अंडे ले लो। ब्रेड और अंडे बेचे मैंने 5वीं क्लास में, 4थी क्लास में। फिर धीरे धीरे साइकिल सीखी तो वो कैंची चला कर जाता था। फिर वो 5वीं क्लास में क्या हुआ, मैंने जब पढ़ाई करी तो हमारी एक वजीफ़ा की एग्ज़ाम होती थी। एक्चुअली वहाँ हरियाणा में क्या होता है, वहाँ हिंदी कम उर्दू ज़्यादा चलती है। मैं हिंदी मीडियम में था, लेकिन वहाँ उर्दू शब्द ज़्यादा होते हैं। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स तो बोलते ही नहीं थे, हिंदी मीडियम वाले गणित तो बोलते हैं, हम तो गणित भी नहीं बोलते थे, हम तो बोलते थे हिसाब। हिसाब होता था हमारा गणित विषय का नाम, हिसाब, उर्दू टर्मिनोलॉजी चलती थी। तो मैंने 5वीं क्लास में वो वजीफ़े की एग्ज़ाम दी, छात्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, स्कॉलरशिप, हम वजीफ़ा बोलते थे उसको। तो वो एग्ज़ाम दी, फिर उसमें मैं पास हो गया, तो मेरे को आगे के लिए पढ़ाई के लिए वजीफ़ा का सेंक्शन हो गया कि मुझे वजीफ़ा मिलेगा। फिर वो नवोदय की एग्ज़ाम दी, तो नवोदय में सिलेक्शन हो गया। मेरी कुछ 2nd रैंक लगी थी अगर मुझे सही ध्यान है तो। नवोदय में सिलेक्शन हो गया, पर हुआ क्या कि उस दरमियान मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया यहाँ देवास में। ट्रांसफ़र इन द सेंस, पहले वहाँ वो खेत वगैरह में काम कर लेते थे, फिर यहाँ आ गए, नौकरी लग गई उनकी, गजरा गियर्स कंपनी यहाँ पर। और गजरा गियर्स में नौकरी लगी, और मुझे अगर सही पता है तो हार्डली 1,500 रुपये उनकी तनख्वाह थी। हाउ मच? 1,500 रुपये, 1,500। पापा साइकिल से मेरे फैक्ट्री जाया करते थे, और वो वहाँ पर नौकरी कर रहे थे, और मुझे यहाँ पर एक स्कूल में उन्होंने डाल दिया। तो यहाँ जो कॉन्वेंट स्कूल वगैरह चलते हैं, मिशनरी स्कूल, मेरे पापा की बड़ी इच्छा थी कि मैं वहाँ पढ़ूँ, पर मैं हिंदी मीडियम से था, तो मैं इंग्लिश मीडियम में जाने के लायक था ही नहीं मैं। मतलब अगर मेरे को परीक्षा भी दिलाता तो मैं फेल हो जाता, वहाँ के टेस्ट में पास ही नहीं होता। तो मैंने तो वहाँ पर
पढ़ाई भी नहीं कर पाया। भाई हिंदी मीडियम में पढ़ा, 30 रुपये महीने का स्कूल था वो। यहाँ पर एक स्कूल है हिंदी मीडियम, और वो भी मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर। और वही कैची चला कर जाता था मैं साइकिल। यहाँ मेरे ताऊ जी की साइकिल मिल गई, तो वो ताऊ जी की साइकिल से, वो साइकिल की नॉर्मली जो हाइट होती है उससे ऊँची साइकिल थी वो, उससे वो कैची चला के, कैची मतलब वो डंडे के अंदर एक पाँव डालकर, तुम समझ रहे होगे शायद से, तो वो चला कर जाता था मैं। 6ठी 7वीं 8वीं करी। अच्छा, मेरे पापा की फैक्ट्री में एक अच्छा वो वहाँ पर ये था कि अगर बच्चा जो है वहाँ का, जो भी कोई एम्प्लॉई है, जो भी वहाँ का कर्मचारी है, अगर उसका बच्चा टॉप 3 में आ जाए, जिस भी किसी क्लास में पढ़ रहा है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लग जाए, तो उसको क्या होता था, पिछले साल की पूरी फीस वापस मिल जाती थी। मतलब एक तरह से उसकी स्कॉलरशिप मिल जाती थी। तो मैंने 6ठी में टॉप किया, मेरी 6ठी की पूरी फीस मुझे वापस मिल गई। 7वीं में पढ़ाई करी, 7वीं का टॉप किया तो फिर वापस से मिल गई। 8वीं में, 9वीं 10वीं तक मेरी पढ़ाई ऐसी चलती रही। और मेरा स्कूल में पढ़ने का क्या उद्देश्य था, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मुझे फर्स्ट आना है। भाई टॉप 3 के बारे में बात थी, तो मेरे पापा ने मुझे बोला था, बेटा तू फर्स्ट का टारगेट रख, तो थर्ड तक तो तू आ ही जाएगा, तो अपने को पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो बस यही 10th तक टारगेट था कि अपने को पैसे वापस चाहिए। 10th की एग्ज़ाम दी, 10th की एग्ज़ाम में पास हो गए, अच्छा रिजल्ट बन गया। हमारे टाइम पर तो मतलब बहुत कम परसेंटेज बना करते थे, तो बहुत कम परसेंटेज में मेरा काम हो गया। मेरा 10th में परसेंट था मात्र 78.2। कितना? 78.2% था मेरा। 391 मार्क्स थे मेरे। कितने? 391 आउट ऑफ 500। अब तुम में से तो जितने लोग बैठे हैं सबके तकरीबन मेरे से ज़्यादा परसेंट है। मेरे केवल 391 मार्क्स थे आउट ऑफ 500, 78.2%। और तुम्हारी जानकारी के लिए बताऊं, 78.2% बनने के बाद भी मेरी पूरे देवास जिले में 4थी रैंक थी। कितनी? 4th रैंक। और मेरे से पहले की जो टॉप 3 लड़कियां थी, वो टॉप तीनों मेरे से ऊपर की जो थी, वो तीनों लड़कियां थी, गर्ल्स थी। वो यहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल है, वो सरस्वती शिशु मंदिर है, वहाँ पे पढ़ने वाली लड़कियां थी वो। और मैं लड़कों में फर्स्ट। मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स? 99 मार्क्स। 11वीं में हमको पता नहीं था कि हमको सब्जेक्ट क्या लेना। हमारे टाइम पर इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो हमें नहीं पता था हमें क्या सब्जेक्ट लेना है। हमने 11वीं में जैसा जिसने बताया, किसी ने बोला डॉक्टर बन जाओ तो बायो के सोचने लग गए, किसी ने बोला इंजीनियर बन जाओ तो उस हिसाब से करने लग गए, तो हमने मैथमेटिक्स ले लिया साहब। हालांकि 10th के बाद में भी मैंने पहले बायो लिया था, उसके बारे में मैं तुम्हें कभी बाद में बताऊंगा कि पहले मेरे में भी उमंग जागी, मैं डॉक्टर बनूंगा। बाद में वो सपना छोड़ दिया मैंने कि नहीं, अपने लायक नहीं है, अपन मैथ्स ले लेते हैं, उस बारे में कभी बाद में बात करूंगा। तो मैंने 11th में मैथमेटिक्स ले लिया। अब 11th की पढ़ाई करना शुरू कर दी। अब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक। क्रिकेट खेलने जाते तो मैं जहाँ जाता वहाँ पर और जो लड़के आते खेलने, उनमें से कोई फुटबॉल के बड़े अच्छे प्लेयर। अब एक के पापा जो थे वो प्रोफेसर फिजिक्स के, बड़े नाम उनका चलता, डॉक्टर के उपाध्याय, खूब नाम चलता। अब उनका लड़का फिजिक्स, मतलब वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे, तो वो जानते थे कि यार ये ललित कोई लड़का है, अच्छा पढ़ता भी, अच्छा खेलता भी है। अच्छा खेलता था मैं, हाँ, मेरी बॉलिंग की स्पीड अच्छी हुआ करती थी। बोलते थे लोग कि हाँ अच्छी बॉलिंग अच्छी है, कितनी स्पीड अच्छी आ रही है। हमारा टाइम पर तो क्या वो आउट स्विंग का ज़माना था। आउट स्विंग और कौन सी, हम लोग आउट स्विंग बॉल डाल रहे हैं, बॉडी लाइन पे बॉल डाल रहे हैं, ब्लॉक होल में बॉल डाल रहे हैं। हमारे टाइम पर तो वो होता था। तो अच्छा खेलता भी था और अच्छा पढ़ता भी था, तो मालूम पड़ा। तो उन्होंने, हम वहाँ पर जब क्रिकेट खेलने गए तो वहाँ पर मालूम पड़ा कि यार IIT नाम की कोई चीज़ होती है। अब हम तो उस दौर से थे जहाँ पर लोगों को ये भी नहीं पता था कि IIT और ITI में डिफरेंस क्या है। किसी को बताओ ना IIT की तैयारी कर रहे हैं तो वो हंसेगा। इंजीनियरिंग के बारे में लोग नहीं सोचते थे। इंजीनियरिंग में MP में सीटें कितनी? हार्डली 1000-1200 सीटें, उसमें भी आधी जनरल की और आधी SC ST OBC की। गवर्नमेंट कॉलेज होते थे, प्राइवेट कॉलेज होते नहीं थे। तैयारी करने लग गए बस आप। अब IIT की तैयारी करो, किसी को बताओ वहाँ से, क्योंकि हमारे शहर से जब हम तैयारी कर रहे हो उसके पिछले 4 साल में कोई IIT में निकला नहीं होगा, 5 साल में कोई IIT में सिलेक्ट नहीं हुआ होगा। IIT की सीटें 3000 भी नहीं यार, बहुत कम सीटें थी, 3000 सीट्स भी नहीं थी। क्या साहब, हम तैयारी कर रहे हैं तो लोग हम पर हंस रहे हैं। अब मैं जैसे तैसे करके मटेरियल जुगाड़ के लाया। और मैंने IIT की तैयारी क्यों करना शुरू करी? क्योंकि मुझे मेरे दोस्त ने बताया, वही जो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, अनुराग, उनका बेटा अनुराग उपाध्याय, भानु बोलते थे, आजकल वो अमेरिका में है। अमेरिका की लड़की से शादी भी कर ली उसने, ठीक है। तो उसने मुझे बताया कि देख ललित, तू अगर इसकी तैयारी करेगा तो तू और कुछ नहीं तो IIT नहीं तो कम से कम PET तो निकाल लेगा, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। क्योंकि उस समय तो PET जो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट है उसमें भी लोगों को 2-2 साल का ड्रॉप लेना पड़ता था, 3-3 साल का ड्रॉप लेते थे, तब जाकर इंजीनियरिंग में सिलेक्ट होते थे। तो हमने तैयारी शुरू करी
तो बोले पीईटी तो निकाल लेगा और क्या होगा भाई, इंजीनियरिंग कर लेने से तेरे को क्या होगा, तो यार कम से कम तेरे को 8-10 हज़ार रुपये तो सैलरी मिलेगी, तो इतनी तो बनेगी। क्योंकि मैं जब 12वीं मतलब मैं जब 10वीं करके हुआ हूँ तब भी मेरे पापा की सैलरी हार्डली 4-4.5 हज़ार रुपये सैलरी थी। तो हमारे लिए तो 10 हज़ार रुपये मतलब बाप रे, पता नहीं मतलब स्वर्ग ही मिल गया हमको। तो 5 डिजिट में अगर सैलरी आ रही है, 10 हज़ार रुपये सैलरी आ रही है तो बहुत बड़ी बात। तो आई जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर IIT जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि भैया मैं कम से कम 10 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति बन जाऊंगा। दैट वाज द ओनली रीज़न। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे मन में नहीं था कि मुझे IIT में जाना है या ये करना है। मेरे को तो ये था कि भाई मैं इतना लायक बन जाऊँ कि कम से कम 10 हज़ार रुपये महीने की सैलरी कमा लूँ। इसलिए मैंने तैयारी करी और करता रहा। बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने बहुत मजाक बनाया। मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, तो मैं किससे पढ़ रहा हूँ, रेसनिक हॉलीडे से, मॉरिसन बॉयड से। अब वो मुझे मेरा दोस्त बुक्स अवेलेबल करा देता था। मेरे पास तो बुक्स खरीदने के पैसे भी नहीं थे दादा, नहीं थे मेरे पास में। मेरे पापा के पास में इतनी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ना थी। तो वो तो मुझे उसने बुक्स अवेलेबल करा दी और मैं पढ़ता रहा, उनके साथ में पढ़ता रहा। वो लोग ड्रॉप लेके बैठे थे क्योंकि वो मेरे से 2 साल आगे के थे। मैंने 10वीं करी थी और वो लोगों ने 12वीं करी थी। वो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके साथ में तैयारी कर रहा हूँ। अब उसमें से तो कुछ लोग ऐसे थे जो 1 साल बाद इंजीनियरिंग से की तैयारी से हट गए और कुछ लोग 2 साल तक तैयारी करते रहे। जब मैंने 12वीं कर ली तब तक तो मैं तो उनके साथ में बस उनके बताई हुई चीज़ें। और मैं क्या करता, ये कुछ फॉरेन ऑथर की बुक थी और साथ ही में मेरे पास में क्या था उस समय ना, JPNP पब्लिकेशन था, जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन। अरिहंत वरिहंत कुछ नहीं थे उस समय, अरिहंत सिंगेज ये कुछ नहीं था। JPNP पब्लिकेशन था, उसमें मैथमेटिक्स में बुक चलती थी ML खन्ना, फिजिक्स में संजीव गुप्ता, SL गुप्ता, केमिस्ट्री में डॉक्टर OP अग्रवाल। हमने उनसे पढ़ाई करी। इतनी मोटी मोटी बुक्स होती थी, हज़ार पेजेस की। देखो तो देख के उल्टी आए कि इतनी मोटी पुस्तकें। पर मेरा इंटेंशन क्या था, मुझे जैसे भी करके IIT में जाना है, मुझे तो कैसे भी करके 10 हज़ार रुपये महीने के कमाने। दैट वाज द ओनली एम। फिर प्रिपेयर करने लगे तो और चीज़ें मालूम पड़ने लगी कि अच्छा IIT में ऐसी ब्रांच होती है, इन जगह पर है। मैं सच बता रहा हूँ, जिस समय मैंने तैयारी करी उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि कितनी जगह पर IITs और कौन सी ब्रांचेस होती हैं, कौन सी ब्रांचेस होती हैं। भाई कंप्यूटर साइंस का एक बात सबको पता होती है कि कंप्यूटर साइंस, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को। एक बार मैं मेरे किसी रिलेटिव के यहाँ से आ रहा था, इंदौर के रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, तो मुझे एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति मिल गए मेरे देवास की। बहुत ज्ञानी थे वो, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो उनको मैंने बताया IIT की तैयारी कर रहा हूँ। वो हंसने लग गए मेरे पे, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे को देख रहे हो। बोला अच्छा तू कौन सी ब्रांच में जाएगा? मैंने बोला भैया मैं कंप्यूटर साइंस में जाऊँगा। तो उन्होंने मेरे से उस समय, मुझे ध्यान है, उस समय उन्होंने मुझसे पूछा बिल गेट्स का नाम जानते हो? बिल गेट्स का नाम जानता है तू? मैंने पता नहीं। उनकी हंसी और फूट पड़ी। बोला साले तू IIT की तैयारी कर रहा है, तेरे को ये नहीं मालूम होगा IIT होता क्या है, तेरे को ये नहीं पता होगा। बिल गेट्स का नाम तेरे को नहीं पता। बिल गेट्स कौन? माइक्रोसॉफ्ट। समझ गए? उस समय वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन। और हमको क्या मतलब वर्ल्ड का कौन रिच है ना कौन नहीं है, अखबारों में ये सब चीज़ें आती थी। इंटरनेट नाम की चीज़ वजूद में ही नहीं थी, जितना मुझे जानकारी कम से कम मेरे शहर में। तो बिल गेट्स के बारे में पूछ रहा है, वो हमें पता ही नहीं। ठीक है साहब, नहीं पता। मैं हंस दिया। मतलब मैं भी डिप्रेशन में आ गया उस समय। वो तो बहुत बाद में मुझे मालूम पड़ा कि माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ कंप्यूटर होता है, विंडोज़ कंप्यूटर के मालिक हैं वो, और दुनिया के सबसे रिच हैं। तो बहुत गुस्सा आया मेरे को कि यार मुझे कुछ भी तो नहीं पता। मतलब डिप्रेशन होता था उस समय, रोना आता था कि यार अपन कुछ भी तो नहीं कर पाएंगे अगर ये मतलब लोगों की बातें सुनते तो सच में गुस्सा आता था। पर तैयारी करते रहे और हुआ क्या, तैयारी करते 12वीं की हुई। 12वीं के साथ में परीक्षा दी। 12वीं में जाकर अच्छा कुछ 87.33 कुछ % बना दिया मैंने, मेरे ख्याल से, अगर मुझे सही ध्यान है तो 87.33 या 87.4 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। और देवास में टॉपर फर्स्ट आ गया मैं। और साथ ही में क्या हुआ साहब, मैंने IIT निकाल ली। अब निकाल ली तो बड़ी बात, क्योंकि पिछले जब मैंने तैयारी शुरू करी थी उसके पिछले 4-5 साल में कोई सिलेक्ट नहीं हुआ था। और तैयारी करने के दौरान 2 साल बाद तक, मतलब मुझे 10वीं में जब मैं था तो पिछले 5 सालों में कोई नहीं था मेरे को जितना जानकारी थी। और 2 साल मेरी तैयारी कर, तकरीबन 7 साल से कोई नहीं हुआ था। और मेरी IIT में ऑल इंडिया 243rd रैंक, 243वीं रैंक। तो जिन्होंने मजाक बनाया था ना, उन सबको जवाब मिल गया। मैंने आंसर नहीं दिया, उनको मुंह से नहीं कुछ बोला, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें सुनी। जब मेरे पापा फैक्ट्री में काम करते थे तो उनसे, मतलब उनके मैनेजर जो थे, उनके बॉस जो थे, उनके बॉस ने उनको एक बार बोला था कि तुम गरीब लोगों से कुछ नहीं होगा। पापा ने आके बताया, जब पापा ने आके बताया कि ऐसा बोला मेरे सर ने मेरे को, मेरे बॉस ने बोला कि तुम गरीब लोगों से कुछ नहीं होगा, तो रोना आ गया हमको रोना आ गया उस समय। यार देखो अपन गरीब कितने हैं,
तो हमारा उद्देश्य क्या था, हमको 10,000 रुपये महीने के कमाने। तो मेरा रीज़न IIT की तैयारी करने का सिर्फ एक ही था कि मुझे सैलरी अच्छी करा दी, मुझे वो नहीं करना जो मेरे पापा ने करा है। तो मैं दिन भर पढ़ता था, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मुझे पढ़ना ही पढ़ना था बस, ये मुझे कैसे भी करके जाना था। IIT में गए, उस दिन सबको जाकर जवाब मिल गया। तुमसे भी एक बात बोलूँगा बेटा, अगर तुम्हारे को IIT में जाना है ना, तुम्हें NDA में जाना है ना, तुम्हें मेडिकल कॉलेज में जाना है ना, तो दिन भर सिर्फ पढ़ो। क्योंकि मैं तो 24 घंटे में से 18 घंटे तो पढ़ता हूँ कम से कम। मतलब मुझे अलार्म लगा के उठने की आदत नहीं थी, मैं बहुत सुपीरियर था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरे में क्या वो गुस्सा था। कई लोगों ने जो बोल रखा था ना, वो गुस्सा था मेरे अंदर, तो वो गुस्सा मेरे बहुत काम आया। कोई मुझे बोल रहा तू नहीं कर सकता, कोई मुझे बोल रहा है कि तू ऐसा है वैसा है, फलाना ढिमकाना, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा कुछ भी। अब मेरे पापा को किसी ने बोल दिया फैक्ट्री में कि तुम गरीब लोगों से कुछ नहीं होगा। मैं एक मोहल्ले में रहता था, मैं क्या करता, मेरे साथ के 4 दोस्तों को ले जाता और मेरे पापा के बॉस को चमकाता, डराता उनको, आपने मेरे पापा को ऐसे कैसे बोल दिया। क्योंकि हम तो जिस मोहल्ले में रहते थे, जो फ्रेटर्निटी थी, वहाँ ऐसे ही होता है, अगर किसी ने कुछ बोला तो उसको मुँह फाड़, उसी समय जवाब दो और 2-4 घूसे जमा दो। पर हम गरीब जरूर थे, पर हमारी वो सोच नहीं थी कि हमको ऐसा जवाब देना है। मेरा घर बना है तो मेरे घर में मेरी मम्मी ने खुद ने माल बना कर, रेती सीमेंट पानी मिला कर दिए हैं, तब जाकर हमारा घर बना है। 1-1 रुपया बचाया है। मान लो हम शहर के कोने में रहते हैं, उनको बाज़ार में कुछ काम है, राशन की दुकान पर जाना है, कंट्रोल बोलते हैं, वहाँ जाना है, कुछ इस तरह से सामान लेना है, तो वो ऑटो करके नहीं जाते थे कि 10 रुपये ऑटो के लगाएंगे, अपने 10 रुपये बचेंगे, पैदल जाते थे। तो मेरे पास पढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं यूँ नहीं बोलूँगा कि काम नहीं था, काम थे। मुझे गाने सुनने का बहुत शौक था, टेप रिकॉर्डर लगाकर, मुझे बहुत शौक था गाने सुनने का। लेकिन मैंने उन चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ा, क्योंकि मुझे बहुत इच्छा थी। मुझे किशोर कुमार के गाने बड़े अच्छे लगते थे, जगजीत सिंह के गाने बड़े अच्छे लगते थे, कुमार सानू के, हमारे टाइम पर तो यही थे ना, उदित नारायण, कुमार सानू, सोनू निगम के गाने भी उस समय तक पॉपुलर हो चुके थे कुछ। तो हमको तो बहुत, मुझे लत थी गाने सुनने की, जैसे तुमको मोबाइल चलाने की लत होती है ना कई लोगों को, मुझे गाने सुनने की लत थी। धीरे धीरे मेरे पापा मुझे बोलते थे बंद कर दे बेटा, बंद कर दे। तो हमारी क्या मजबूरी थी, मुझे अगर सुबह 4 बजे उठना है, अगर मैंने 3 दिन अलार्म लगा लिया घड़ी का कि मुझे 4 बजे उठना है, तो चौथे दिन मुझे 4 बजे के लिए अलार्म लगाना ही नहीं पड़ता था, ऑटोमेटिकली नींद खुलती थी। क्योंकि मुझे मालूम था ये मेरी मजबूरी, अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरा कुछ नहीं होगा, मैं भी इसी मोहल्ले में रह जाऊंगा, ऐसी किसी फैक्ट्री में जाकर अपना जीवन ख़त्म कर लूँगा। तो अगर तुम लोग को तुम्हारे पेरेंट्स से बहुत कुछ मिला है ना तुम्हारे को, तुम्हारे पेरेंट्स से बहुत कुछ, तो अब तुम्हारी भी तो ड्यूटी बनती है, तुम्हारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम उनको कुछ दो। इसे तुम भी यही मान के चलो कि तुम्हारे पास दिन भर सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है।